वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं फार्मा कंपनीज के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सभी कंपनीज की नहीं लूंगा, कुछ जो चालाक कंपनियां हैं या फिर मैं बोलूँ कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफी होशियार है और बहुत अच्छा उन्होंने वर्क किया है, उन कुछ कंपनीज की मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो यहाँ मैं एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं शेयर करूंगा, मैं उससे मिलती जुलती मैं शेयर करूंगा। और आज के टाइम पे अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं तो आपको इन कंपनीज को फॉलो करना चाहिए, इन कंपनीज की तरह आपको सोचना चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप फार्मा स्टार्टअप लेके चल रहे हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनी लेके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ बेसिकली बहुत सारी वैसे कंपनीज है, लेकिन मैं कुछ कंपनीज का नाम लूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। जिसमें पहले नंबर पे आता है मैनकाइंड, जिसने मार्केट को पूरी तरह से मार्केटिंग का टेक्निक ही चेंज कर दिया था जब मैनकाइंड ने इस मार्केट के अंदर एंट्री किया था। दूसरी कंपनी है ली फोर्ड। ली फोर्ड भी बिल्कुल मार्केटिंग मैनकाइंड की तरह ही काम किया। जब जिस समय आई वो उसने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, न्यू डेफिनेशन दे दिया जेनरिक मार्केट के अंदर। तीसरी कंपनी है डाबर और चौथी कंपनी है हिमालय। इन लोगों को मैंने डाबर और हिमालय को भी यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि इनके अंदर भी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही जबरदस्त है। यस, जबरदस्त है फ्रेंड। क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको 4 कंपनी ली, इससे ही मिलती जुलती और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर है, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिलेंगी जो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो मार्केटिंग कंपनीज है इनके अंदर एक हेरिडिटी प्रॉब्लम है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इन सब चीजों से थोड़ा दूरी रहना ये लोग पसंद करते हैं। ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने इन चीजों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया। पहली कंपनी की बात करूं, मैनकाइंड। मैनकाइंड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मैनकाइंड ने बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। जब स्टार्टिंग में मैनकाइंड आई थी तो इन्होंने क्या किया था कि जो जिस डॉक्टर को कोई नहीं पूछता रहा, इन्होंने अपनी एक्चुअली कंपनी कर जाके देखेंगे ना, मैनकाइंड के बारे में हिस्ट्री पूरा देखेंगे ना, इन्होंने जो अपनी वर्किंग स्टार्ट किया था ना वो छोटे छोटे डॉक्टर से ही किया था जिसको कोई नहीं पूछ रहा है ना। देखिए बड़ी कंपनी की बात करें, एबर्ट, ल्यूपिन, सन फार्मा, एलेम्बिक, इनके अंदर क्या होता है, इनकी मार्केटिंग क्या है, जो एमबीबीएस है उससे नीचे वाले डॉक्टर है ना, इनको पूछना ही नहीं है, उनके लिए वो डॉक्टर है ही नहीं। उससे बिजनेस फ्री में आ जाए, कुछ ऐसे ही आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कभी कोर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती। मैनकाइंड ने ना इन्हीं के लिए कोर स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा जो मेडिसिन है ना उसको अफोर्डेबल बनाना। पहला काम तो उन्होंने अफोर्डेबल मेडिसिन दिया। दूसरा इन्होंने किया कि हम वहां सेल करेंगे, उनको पूछेंगे, उसके थ्रू सेल करेंगे जिसको कोई नहीं पूछता। तो छोटे छोटे डॉक्टर जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, बीबीएस डॉक्टर होते हैं, उसको बिलो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उन्होंने गिफ्ट दिया, इनपुट्स दिया, राइट। और सप्लाई चेन था, सप्लाई चेन में क्या एक मोनोपोली सी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो कोई स्कीम नहीं दिया करती थी, लाइक ओप्पो वीवो की तरह, ठीक है। इन्होंने सप्लाई पावर जो सप्लाई चेन था, मेडिकल स्टोर था, उनको स्कीम देना शुरू किया। तो दोनों चीज को स्ट्रॉन्ग किया। एक तो इन्होंने छोटे छोटे डॉक्टर्स, जितने गांव देहात मोहल्ला गली कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट। तो जिसको कोई नहीं पूछ रहा था उसको मैनकाइंड ने पूछा और उसके बाद जो है उन्होंने उसको इनपुट दिया, सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया। तो मैनकाइंड की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट देना है, छोटे छोटे डॉक्टर मतलब कवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। बड़े डॉक्टर पे हम ये लोग गए, लेकिन बाद में गए, लेकिन पहले छोटे डॉक्टर्स के ऊपर काम किया। छोटे डॉक्टर इन द सेंस जो आरएमपीज है, मतलब जो भी टेबल पर्दा लगा के बैठा हुआ ना, उन सबके जाके मिलना है लिस्ट के अंदर। मैनकाइंड की लिस्ट का सिस्टम है, जिसके पास मोबाइल नंबर है वो डॉक्टर लिस्ट में रह सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर लेकिन उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो वो डॉक्टर लिस्ट के अंदर नहीं रहेगा। सिंपल सा फंडा है। मुझे सबसे ज्यादा कवरिंग करना है, बाकी लोग कवर करते हैं पर डे का 12 कॉल, लेकिन मैनकाइंड कवर करती है 15 कॉल, ठीक है। मैनकाइंड की जो मेडिकल रैप होता है 15 कॉल करता है। तो फ्रेंड ये थी मैनकाइंड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल, जिसको कोई नहीं पूछता उसको हम पूछेंगे, सप्लाई चेन को भी प्रॉफिट देंगे ताकि वो भी हमको सपोर्ट करे, और अपने ब्रांड को है पेनेट्रेट कर देना है, माइक्रो इंटीरियर्स के अंदर पेनेट्रेट करना है। ब्रांड अवेलेबिलिटी इतनी हो गई मैनकाइंड की, जो भी केमिस्ट खोलता है वही लेके सेल करना शुरू कर देता है, राइट। तो ये मैनकाइंड के पावर। ऐसा ही सेम ना किया ली फोर्ड ने जेनरिक मार्केट के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर पूरा कंप्लीट केस स्टडी बनाने वाला हूं ली फोर्ड के ऊपर, राइट। तो ली फोर्ड ने क्या किया, ली फोर्ड ने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, जब ली फोर्ड 2008 के अंदर लॉन्च हुई थी, तो उस समय क्या था, जितनी भी जेनरिक कंपनी, चाहे आप एल्केम की बात करिए, चाहे आप सन फार्मा की बात करिए, सॉरी रैनबैक्सी की बात करिए, चाहे आप सिप्ला की बात करिए, चाहे आप मैप्रा की बात करिए, चाहे आप लैब्रोड की बात करिए, जितनी भी रैनबैक्सी की आप बात करिए, जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज जेनरिक मार्केट के अंदर काम कर रही थी, अभी तक भी ये लोग मेडिकल रैप नहीं रखती थी। ये एरिया मैनेजर्स के थ्रू जितने स्टॉकिस्ट है ना, स्टॉकिस्ट को धंधा करती हैं। आज भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, स्टॉकिस्ट को कैप्चर किया हुआ है, उन्हीं को माल देते हैं, उन्हीं से हिसाब किताब लेते हैं, उन्हीं से बोलते हैं कि आप आगे बेच देना। तो स्टॉकिस्ट का जो रिलेशन होता है उसके दाम पे वो माल सेल हो जाता है। आज भी ये लोग ऐसे करते हैं। तो इस चीज को देखा ली फोर्ड ने क्या किया कि यार ये लोग मार्केट में काम करने जा नहीं रहे,
तो अगर मैं मार्केट में जाके डायरेक्ट केमिस्ट से मिलूँ तो केमिस्ट के इश्यूज को सॉल्व कर सकता हूँ फर्स्ट। सेकंड ना, केमिस्ट को देखो, डॉक्टर को मैं बोलूँ तो फॉरेन ट्रिप पे कंपनीज भेज देती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए भेज देती हैं। ऐसा केमिस्ट भी चाहता है, क्योंकि केमिस्ट उसके बाजू में, उसको भी पता है, उसका भी इच्छा करता है, दिल करता है यार हम भी जाएं, विदेश मौज करके आए, गोवा घूम के आए। कोई कंपनी नहीं कर रही थी, लेकिन चाह तो उसकी भी थी एक्चुअली में। ली फोर्ड ने यह मौका केमिस्ट को दिया, ठीक है। ली फोर्ड एंड एक कंपनी और है ली फोर्ड जैसी, स्मार्ट लैबोरेटरीज, ठीक है। जबरदस्त वर्क किया इन लोगों ने फ्रेंड मार्केट के अंदर। इन्होंने वो सारी फैसिलिटीज केमिस्ट को दिया। इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सारे केमिस्ट को विजिट करते हैं, एज लाइक जैसे एथिकल या मतलब ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर एमआर जो है डॉक्टर को विजिट करता है, वैसे ही ली फोर्ड ने किया यहाँ पे। ली फोर्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखी और केमिस्ट को कवर कराई, राइट। तो जो काम कोई नहीं कर रहा था उन्होंने उस काम को किया, और वहां पे विद इन 15 ईयर, अभी 15 साल हो गया ली फोर्ड के अंदर, थर्ड लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी है इंडिया के अंदर। पहले नंबर पे सिप्ला है, दूसरे नंबर पे शायद एल्केम है, और थर्ड नंबर पे ली फूड है। अब पावर समझ सकते हैं। तीसरी कंपनी मैंने आपको डाबर बताया था। डाबर का मैं आपको इसलिए बोलूं, अभी ली फूड के अंदर और बहुत सारी चीजें रही हैं स्ट्रेटजी में, वो स्पेशल केस स्ट्रेटजी में बनाऊंगा ली फूड के ऊपर, बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो मैं बताऊंगा। डाबर की बात करें तो डाबर की खास बात ये रही, डाबर देखिए आयुर्वेद में बहुत स्ट्रांग है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे प्रोडक्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया नाम है डाबर का आयुर्वेद के अंदर। लेकिन उसके साथ में ना कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर डाबर ने कंटिन्यूअस फोकस रखा, या फिर मैं यूं कहूं कंज्यूमर प्रोडक्ट में डाबर ने अपना स्ट्रांग प्रेजेंस रखा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ना, उस वाले रीजन में एथिकल जहां पे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी, वहां भी हिट हो गई, जिसकी वजह से डाबर की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई फर्स्ट। सेकंड, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गया, और रेवेन्यू जनरेशन बढ़ने की वजह से कंपनी बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड हो गई, उसका रेपुटेशन बढ़ गया। अब कंपनी दोनों ही जगह अच्छी कर रही है डाबर। डाबर इधर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है वहां भी अच्छा कर रही है, और जो हेल्थ केयर है जहां पे प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बिजनेस आता है वहां भी अच्छा काम कर रही है। चौथी कंपनी है हिमालय। हिमालय ने भी ऐसे ही किया। हिमालय पहले एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक कंपनी हुआ करती थी, आयुर्वेद में नंबर 1 कंपनी, बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन गेन किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हिमालय के जो मेडिसिन होती हैं, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ हिमालय ही प्रेजेंट टाइम में कंपनी है जो डब्बे में पैक करके सिंगल जड़ी बूटी को, मैं बोलूं आयुर्वेदिक मेडिसिन को पैक करके दे रही, मतलब उसको मॉडर्नाइज किया है। बट कई बार क्या होता है, आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करने के लिए अपने हिसाब से डॉक्टर को मिक्सिंग करनी होती है, जो कि अदर कंपनी में जाते हैं, जैसे चरक की बात करें या और भी जो आयुर्वेदिक कंपनी, वहां पे नहीं कर सकते। वहां पे फिक्स कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आता है, जो ज्यादातर यूज होता है, वही चीज आपको देना होता है, मतलब टैबलेट कैप्सूल आता है, आपको वही देना है। बट हिमालय ने एक ऑप्शन दे दिया सभी कंपनीज को, सॉरी सारे डॉक्टर्स को, आप अपने हिसाब से कम बना लीजिए रेशनल, ठीक है। पहली अच्छी चीज किया तो ये किया। दूसरा उन्होंने अच्छा किया कि पहले हिमालय सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में थी, लेकिन उसके बाद ना ये कंज्यूमर में चली गई। ये सबसे बिगेस्ट बड़ा पॉइंट था हिमालय के लिए जब वो कंज्यूमर में चली गई। जब कंज्यूमर में गई तो वहां पे बहुत सारे वो प्रोडक्ट लेके आए, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करूं या फिर पर्सनल केयर की बात करूं, तो बहुत वाइड वैरायटी वो लेके आए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, राइट। तो ये थी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिग कंपनीज की, जैसे वो वर्क करती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ समझने को मिली होगी। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप भी ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई